साल 793 से लेके 1066 तक स्कैंडिनेविया के कुछ लोगों ने अपने आसपास के कोस्टल रीजन्स पे हमला करना शुरू किया और धीरे धीरे इनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से लेके मिडिल ईस्ट तक भी पहुंच गए थे। आज इन लोगों को हम वाइकिंग्स कहते हैं। कहानी शुरू होती है साल 793 से। ये वो साल था जब इंग्लैंड के ईस्टर्न कोस्ट पे एक आइलैंड है जिसका नाम है लिंडिस्फान, वहां पे कुछ बाहर के हमलावरों ने अटैक किया। इस हमले की टारगेट थी एक मॉनेस्ट्री जो एक धार्मिक स्थल होता है। वहां पे इन हमलावरों ने बहुत तोड़फोड़ मचाई और यहां से सारा सामान लूट के वापस अपनी नाव में बैठ के भाग गए। हालांकि इन हमलावरों ने पूरी तरह इस मॉनेस्ट्री को तबाह नहीं किया था, पर क्योंकि ये हमला एक धार्मिक जगह पे हुआ था, इस वजह से इस आइलैंड पे रहने वाले लोग बहुत शॉक हुए और साथ ही साथ बहुत परेशान हुए, क्योंकि ये जो हमलावर थे इनको कभी भी इस आइलैंड के लोगों ने पहले देखा नहीं था। और इससे पहले कि ये लोग उन अटैकर्स के साथ लड़ाई करके उनको मार पाते, उनको रोक पाते, वो लोग नाव में बैठ के वापस भाग गए। साल 793 में शुरू हुआ और इसके आगे आने वाले बहुत सालों तक कुछ ऐसे ही हमलावर बाहर से आते थे और हमला करके वापस भाग जाते थे और इन्हीं लोगों को वाइकिंग्स नाम दिया गया। और 793 से लगभग आगे 250 सालों तक वाइकिंग्स लोगों ने बहुत उत्पात मचाया अपने आसपास के एरियाज में और इसी टाइम को द एज ऑफ वाइकिंग्स कहते हैं। वाइकिंग्स को लेके अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है कि वाइकिंग्स किसी एक धर्म या किसी एक जाति या किसी एक पर्टिकुलर साम्राज्य के लोग थे। ऐसा नहीं था। स्कैंडिनेविया के ऐसे अटैकर्स, ऐसे रेडर्स जो कहीं कोस्टल एरियाज पे जाके अटैक करके वापस भागते थे, उन लोगों को एक जनरल शब्द में वाइकिंग्स कह दिया जाता है। अगर आज के वर्ल्ड मैप में अगर मैं आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बताऊं तो वाइकिंग्स ज्यादातर इन 3 कंट्रीज से आए थे, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। वाइकिंग्स के बारे में एक दूसरी गलतफहमी लोगों को यह होती है कि सारे के सारे वाइकिंग्स वॉरियर्स ही होते थे। यह भी बात सच नहीं है। स्कैंडिनेविया में बहुत सारे लोग रहते थे और उसका जो छोटा सा गुट जो वाइकिंग्स का था, वो लोग ज्यादातर फार्मर्स या मछुआरे होते थे और इन रेड्स का, इन अटैक्स का पर्पस था बस अपने लिए सामान इकट्ठा करना। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वाइकिंग कल्चर में वाइकिंग शब्द लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। वाइकिंग एक वर्ब था जिसका मतलब था रेडिंग करना या पायरेसी करना। यानी आप कह सकते हैं कि वाइकिंग एक जॉब था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको आज कहूं कि मैं वाइकिंग करने जा रहा हूं, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं नाव लेके किसी कोस्टल एरिया पे अटैक करके वहां से सामान लेके वापस आने वाला हूं। तो इस पूरी एक्टिविटी को वाइकिंग कहते थे। तो जनरली जो लोग इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे उन्हीं को फिर लोग वाइकिंग्स कहने लगे। उस जमाने में जो स्कैंडिनेविया में लोग रहते थे वो अलग अलग जगह पे थोड़े थोड़े पैचेस में रहते थे, जिसकी वजह से पूरे स्कैंडिनेविया में कोई एक राजा या कोई एक सेंट्रलाइज्ड सरकार नहीं थी, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे ग्रुप थे उनके अपने चीफ्स या अपने, आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई लीडर होता था जो उनको छोटे छोटे रेड्स के लिए लीड करता था। अब अगली बात सामने ये आती है जो एक नेचुरल क्वेश्चन है कि ये वाइकिंग जब स्कैंडिनेविया में रह रहे थे तो इनको जाके दूसरी जगहों पे ऐसा लूट मचा के वापस आने की क्या जरूरत थी? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? इसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि स्कैंडिनेविया एक बहुत ही ठंडा इलाका है, तो जो फैमिलीज वहां रहती थी, जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो उन्होंने महसूस किया कि उन्हीं जगहों पे रह के वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो अपने परिवारों को चलाने के लिए उनको सामान की जरूरत थी और इसीलिए वो लोग कोस्टल टाउन्स को लूट के तुरंत वापस आते थे, वहां रहते नहीं थे। दूसरा रीजन ये है कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग रहते थे, उनके जो सरदार होते थे, चीफ्स, उन लोग को आपस में एक स्पर्धा हो गई कि हमको अपने ग्रुप को ज्यादा मजबूत बनाना है, तो इसकी वजह से उनको और मोटिवेशन मिला दूसरी जगहों पर हमला करने का। और तीसरा रीजन ये है कि स्कैंडिनेवियन वाटर्स में जब भी कोई यूरोपियन शिप गुजरती थी और ये स्कैंडिनेवियन लोग उन शिप्स पे हमला करते थे, तब वो देखते थे कि इन शिप्स में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और इनके पास जो सामान है वो बहुत ही नायाब है, अलग तरीके का है। तब स्कैंडिनेवियन लोगों को लगा कि अगर इन शिप्स में ही इतना अच्छा सामान है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है इनके पास, तो क्यों ना हम यूरोप में जाके हमला करना शुरू करें और शायद वहां पे उनकी चीजों को हम जब चुराएंगे, उनकी चीजों को हम लूटेंगे तो हमारे पास भी वो चीजें आ जाएंगी। तो ये सारे रीजंस को अगर आप एक साथ देखोगे तो वाइकिंग्स को एक क्लियर पर्पस मिल गया था कि अपने आसपास के कोस्टल एरियाज को उनको अटैक करना है। साल 793 में पहली बार वाइकिंग्स ने जो रेड की थी ब्रिटेन के ईस्ट की तरफ एक आइलैंड पे, उस रेड को पहली बड़ी वाइकिंग रेड मानी जाती है। और ये रेड उन्होंने एक मॉनेस्ट्री पे इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने नोटिस किया था कि मॉनेस्ट्री पे बहुत सारा सामान होता है और वहां कुछ खास गार्ड्स होते नहीं है। उसका रीजन ये था कि यूरोपियंस, ब्रिटिश लोग ये समझते थे कि मॉनेस्ट्री तो एक धार्मिक जगह है और वहां पे कोई क्या ही हमला करेगा, क्योंकि सब लोग भगवान से डरते हैं। पर वाइकिंग्स के केस में ऐसा नहीं था। वो इसलिए कि वाइकिंग्स क्रिश्चियन नहीं थे,
तो उनके लिए ये मोनेस्ट्री का कॉन्सेप्ट और ये मोनेस्ट्री पे हमला करना नहीं है, इस सब का ऐसा कोई भी उनको आइडिया ही नहीं था। तो 793 में पहले उन्होंने ब्रिटेन के ईस्टर्न साइड पे एक आइलैंड पे हमला किया, वहां की मोनेस्ट्री पे। उसके अगले ही साल स्कॉटलैंड की मोनेस्ट्रीज पे हमला किया, उसके अगले साल आयरलैंड की मोनेस्ट्रीज पे हमला किया, और 799 में फ्रांस में। क्योंकि वाइकिंग्स बार बार ऐसे मोनेस्ट्रीज पे, धार्मिक जगहों पे हमला कर रहे थे, इसी वजह से यूरोपियंस वाइकिंग्स को समझने लगे कि इनको भगवान की, इनको धर्म की कोई इज्जत नहीं है। इसीलिए वो लोग वाइकिंग्स को बारबेरियंस या सैवेजेस यानी जंगली मानने लगे। तो साल 799 के बाद आगे आने वाले कुछ दशकों तक वाइकिंग्स की ज्यादातर रेड हिट एंड रन होती थी, मतलब हमला करके तुरंत वापस। और उनके हमले के टारगेट ज्यादातर ब्रिटिश आइल्स के रीजन्स थे, और उसमें भी खासकर आयरलैंड। उसके बाद धीरे धीरे वाइकिंग्स ने ये नोटिस किया कि यूरोप के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं है। तो पहले वो हिट एंड रन टैक्टिक यूज कर रहे थे, यानी हमला करके भागते थे, बट उसके बाद उनके हमले ज्यादा बोल्ड होने लगे और धीरे धीरे वो हमला करके वहीं पे सेटल होने लगे। तो अब आप समझिए कि ब्रिटिश आइल्स पे और नॉर्दर्न यूरोप के कुछ एरियाज पे धीरे धीरे वाइकिंग्स की सेटलमेंट्स बनने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि साल 840 में फ्रैंकिया एम्पायर, यानी आज के टाइम का फ्रांस और जर्मनी, ये एम्पायर का जो राजा था उसका नाम था लुइस द पायस। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसका जो बेटा था लोथर, उसने आगे जाके जानबूझ के वाइकिंग्स को बुलाया। क्यों? उसकी मदद करने के लिए, ताकि वो अपने भाइयों को हरा सके और गद्दी हासिल कर सके। ऐसी घटनाओं की वजह से वाइकिंग्स को ये बात समझ में आ गई कि यूरोपियन राजा हमको पैसे देंगे अगर हम इनकी मदद करें। और उसके बाद उन्होंने एक स्टेप और आगे किया। उन्होंने राजाओं को वो धमकाने लगे कि अगर आप चाहते हो कि हम आपके टाउन्स को ना लूटें, वहां पे रेड ना करें, तो आप हमको पैसे देना शुरू करो। आज के टाइम में अगर आप देखो तो एक तरह की दादागिरी है कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी दुकान पे हमला ना करूं तो मुझे पैसे दो। 9th सेंचुरी के मिडिल तक आते आते वाइकिंग्स ने आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड पे रेगुलरली हमला करना शुरू कर दिया, और उसके साथ वाइकिंग्स आयरलैंड में भारी मात्रा में सेटल होने लग गए। आयरलैंड में उन्होंने कुछ ट्रेडिंग टाउन्स भी बनाए, जैसे कि डबलिन, वाटरफोर्ड, वेक्सफोर्ड, विकलो और लिमरिक। यानी इन्हीं टाउन्स में रह के वो अपने आगे ज्यादा इलैबोरेट और ज्यादा बोल्ड हमलों की तैयारी करने लगे। अगर इंग्लैंड की बात करें तो साल 851 के बाद वाइकिंग्स ने बहुत सारी रेड्स की इंग्लैंड में, और धीरे धीरे करके नॉर्थम्बरलैंड और ईस्ट एंग्लिया का रीजन जीत लिया। साल 871 में इंग्लैंड में किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ने वाइकिंग्स की डेनिश आर्मी को हराया, और फिर 10th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इसी किंग एल्फ्रेड के जो वंशज थे उन्होंने उन सारे एरियाज को वापस जीतना शुरू किया जिनको वाइकिंग्स ने जीता हुआ था। उसके बाद अल्टीमेटली साल 952 में जो आखिरी स्कैंडिनेवियन राजा थे एरिक ब्लेडेक्स, उसको एल्फ्रेड के वंशजों ने मार दिया और पूरे इंग्लैंड को एक अंपायर के अंदर यूनिफाई कर दिया। इस तरह से वाइकिंग्स का जो प्रभाव इंग्लैंड पे था वो अभी के लिए खत्म हो गया, पर अभी भी वाइकिंग आर्मीज बाकी यूरोप के एरियाज में एक्टिव। जैसे कि साल 842 में इन्होंने फ्रांस के नैंटस टाउन पे हमला किया, और फिर धीरे धीरे वो फ्रांस के अंदर जाने लगे और पेरिस तक भी वो लोग पहुंच गए थे। फिर साल 859 में उन्होंने पिज़ा पे हमला किया और उस जगह को लूटा। साल 911 में वेस्ट फ्रैंकिश के राजा ने एक वाइकिंग लीडर रोलो के साथ एक डील की। उन्होंने रोलो को कहा कि अब तुम सियन नदी के पार किसी भी और रेडर को नहीं आने दोगे, उसके बदले में मैं तुमको नॉर्दर्न फ्रांस का एक जमीन का बड़ा सा टुकड़ा दे दूंगा। जो जमीन का टुकड़ा उसको मिला था उसको लैंड ऑफ द नॉर्थमैन कहने लगे, क्योंकि ये लैंड उन लोगों को दी गई थी जो नॉर्थ की तरफ से आए थे, फ्रांस के नॉर्थ की तरफ से, यानी स्कैंडिनेविया से। और आज इस लैंड ऑफ द नॉर्थमैन का कोई अलग नाम है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब एलाइड फोर्सेस ने 1944 में फ्रांस को इन्वेड किया था, तो ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के दौरान फ्रांस में इस पर्टिकुलर एरिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, बहुत सिग्निफिकेंस था। तो अगर आपको इसका नाम आज का पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। 9th सेंचुरी में ही जब स्कैंडिनेवियंस आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन और ये नॉर्दर्न यूरोप की तरफ हमला करने लगे थे, उसी टाइम उन्होंने अपने वेस्ट की तरफ भी मूव किया और वो लोग पहुंचे आइसलैंड में। आइसलैंड में पहुंच के उन्होंने फिर से एक अपनी कम्युनिटी बनाई, वहां पे लोग सेटल होने लगे, और उसमें एक पर्टिकुलर वाइकिंग था जिसका नाम था एरिक द रेड। ये बहुत ही खूंखार और वायलेंट वाइकिंग था। पहले तो वाइकिंग्स की ऑलरेडी ऐसी रेपुटेशन थी कि बहुत वायलेंट होते हैं, उनमें भी ये कुछ ज्यादा ही वायलेंट था। तो उसको ये पनिशमेंट दी गई कि तुम पूरे आइसलैंड में नहीं घूम सकते। उसको एक तरह से एग्जाइल दे दिया गया आइसलैंड के एक छोटे से आइलैंड पे, और वहां पे भी उसको वहां से भी निकाल दिया गया, और फिर यहां से वो और वेस्ट की तरफ मूव करते हुए पहुंचा ग्रीनलैंड में। और ग्रीनलैंड में उसने एक नई कम्युनिटी बसाई, एक नया सेटलमेंट बसाया, और वहां का फिर एरिक द रेड राजा बना। फिर इसी राजा के 2 बच्चे हुए, एक बेटा जिसका नाम था लीफ एरिक्सन और बेटी जिसका नाम था फ्रेडस एरिक डोटेल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो बेटा बेटी थे ये और वेस्ट की तरफ मूव हुए, अपनी शिप्स को लेके गए, और कहा जाता है कि ये लोग न्यू फाउंडलैंड पहुंच गए थे, यानी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे,
जो आज न्यूफाउंडलैंड जो कनाडा में है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शायद से कोलंबस और बहुत सारे जो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स नॉर्थ अमेरिका में आए थे, उनके आने के बहुत पहले वाइकिंग्स पहुंच गए थे नॉर्थ अमेरिका में। पर फिर भी ये वाइकिंग्स नॉर्थ अमेरिका में अपनी कॉलोनी, अपनी सेटलमेंट नहीं बसा पाए। उसका रीजन ये था कि ये जो राजा की बेटी थी फ्रेडिस एरिक्डोटिर, उसको बहुत गुस्सा आता था, और वो जब यहाँ पे लैंड की न्यूफाउंडलैंड में, तो उसको जो घर चाहिए था वो घर उसको दिया नहीं गया। इसके वजह से, इस गुस्से में उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वाइकिंग्स कभी भी नॉर्थ अमेरिका में अपनी पकड़ नहीं बना पाए। इसके बारे में मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि क्या हुआ था उस समय। वो अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एज ऑफ वाइकिंग्स का दूसरा दौर शुरू हुआ 10th सेंचुरी के मिडिल से, जब एक यूनिफाइड डेनमार्क के राजा बने हैरल्ड ब्लूटूथ, और पूरे डेनमार्क की जो पॉपुलेशन थी, अभी सारे लोग क्रिश्चियंस थे। और इसी राजा के नाम पे आज जो हम फोन्स में, कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसको ब्लूटूथ कहा जाता है। क्योंकि अब ये जो लोग थे वो डिसेंट्रलाइज नहीं थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में नहीं थे, अब एक यूनिफाइड डेनिश एम्पायर था, और इसी वजह से अब इनकी जो रेड होती थी वो बहुत लार्ज स्केल होती थी, और इन रेड्स के जो लीडर्स होते थे वो रॉयल लोग होते थे। राजा ब्लूटूथ के बेटे स्वेन फोर्कबेर्ड ने अपने साथ कुछ वाइकिंग्स की सेना को इकट्ठा किया, और उनको लेके वो लोग पहुंचे इंग्लैंड, जहां पे साल 1013 में उन्होंने इंग्लैंड के जो राजा थे उनको हरा दिया, और ये पूरे इंग्लैंड पे ऑलमोस्ट अब इस डेनिश किंग का राज हो गया था। पर उसके अगले ही साल स्वेन फोर्कबेर्ड की मौत हो गई, और अब ये जो पूरा डेनिश एम्पायर था, जिसमें अब था डेनमार्क, नॉर्वे और ब्रिटेन भी, उस सब की कमान आ गई कनूट के हाथ में, जो स्वेन फोर्कबेर्ड का बेटा था। कनूट के डेथ के बाद उसके 2 बेटों को पावर मिली, बट उनकी भी मौत साल 1042 में हो गई। और अब जो डेनिश लोगों ने जिस राजा को हरा के एग्जाइल किया था, उसका बेटा एडवर्ड द कन्फेसर, वो वापस आया और उसने इन लोगों को हरा दिया, और खुद अब इंग्लैंड की गद्दी पे वो बैठ गया। एडवर्ड द कन्फेसर के बाद अब इंग्लैंड की गद्दी पे बैठा हैरल्ड गॉडविंसन। उसी के राज के दौरान एक बहुत महान वाइकिंग राजा जिसका नाम था हैरल्ड हैड्राडा, उसने इंग्लैंड के यॉर्क के एरिया में साल 1066 पे हमला किया। जब ये बात गॉडविंसन को पता चली तो वो उसको रोकने के लिए वहां पे गया, और एक्चुअली उसने वाइकिंग को वहां पे हरा दिया। और उसके कुछ ही टाइम के बाद साउथ से ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने या हेस्टिंग्स पे हमला किया, और 1066 में जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था उसमें गॉडविंसन की मौत हो गई, और अब विलियम द कॉन्करर, जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी था, वो इंग्लैंड का राजा बना। और इसीलिए कहा जाता है कि साल 1066 में एज ऑफ वाइकिंग्स खत्म हो गई। अब अगर देखा जाए तो विलियम द कॉन्करर, जो अल्टीमेटली ब्रिटेन का राजा बना, वो भी नॉर्मंडी से आया था, और नॉर्मंडी में भी वही लोग सेटल हुए थे जो स्कैंडिनेवियंस थे। बट इन लोगों को वाइकिंग्स नहीं कहा जाता है, क्योंकि ओरिजिनली जो वाइकिंग्स थे वो लोग कोई एक पर्टिकुलर एम्पायर के लोग नहीं थे, वो लोग बस कुछ छोटे छोटे रेडिंग पार्टीज थी जो हमला करके भागती थी। और अब जो हमले हो रहे थे ये वाइकिंग्स नहीं कर रहे थे, ये अलग अलग एम्पायर की आर्मीज कर रही थी, चाहे वो डेनिश आर्मीज हो गई, चाहे नॉर्वेजियन या फिर स्वीड्स। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो ओजी वाइकिंग्स थे, ओरिजिनल वाइकिंग्स, उनकी एज अब खत्म हो गई, क्योंकि ये अलग अलग एम्पायर, अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए। अगर आपको वाइकिंग्स के बारे में और बहुत डिटेल में जानना है तो मैं एक बहुत बढ़िया बुक आपको रिकमेंड करूंगा। उस बुक का नाम है द एज ऑफ द वाइकिंग्स, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वाइकिंग्स के टाइम के कुछ जगहों के नाम है, कुछ लोगों के नाम है जो हम आज भी अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, वाइकिंग किंग हैरल्ड ब्लूटूथ के नाम पे आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ हम यूज करते हैं। एक और बहुत अच्छा एनिमे बना है वाइकिंग्स की कहानी के ऊपर, जिसका नाम है विनलैंड सागा, जिसमें वो कहानी दिखाई है कि कैसे वाइकिंग्स नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे पहुंच गए थे, और न्यू फाउंडलैंड कनाडा में उन्होंने एक सेटलमेंट बनाने की कोशिश की थी। तो अगर आप चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। हालांकि मैंने तो नहीं देखी है, बट मैंने बहुत तारीफ सुनी है। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो में मैंने वाइकिंग्स के बारे में एक बहुत छोटी सी समरी दी है। वाइकिंग्स के लाइफ के बारे में, उनके बैटल टैक्टिक्स के बारे में और उनके कैंपेन्स के बारे में एक प्रॉपर सीरीज बन सकती है, जिसमें हम ये बात करेंगे कि क्या उनकी एवरीडे लाइफ में होता था, क्यों वो इतने खतरनाक वॉरियर्स थे, और क्यों वाइकिंग्स इतने जबरदस्त सेलर्स थे। इनफैक्ट वाइकिंग्स की सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है उनकी एक स्पेशल तरह की नाव। इस नाव को कैसे डिजाइन किया गया था और क्यों ये नाव इतनी मजबूत और इतनी सक्सेसफुल थी, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।